ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसके कुछ देख लेते हैं, अच्छे से होते हैं, मजे के होते हैं। जैसे हमने एंथैल्पी जिसका देखा, आसान थे कंपैरिजन टू टाइट्रेशन, क्योंकि बच्चों को स्टोइकियोमेट्री आज तक समझ नहीं आई है। तो वी सॉ दैट इन कंपैरिजन टू टाइट्रेशन हमें एंथैल्पी चेंजेस वाले काफी आसान लगा, और हमने एक ही क्लास में 2-3 पास क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। रेस्ट ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं, और आपने अपने आंसर्स खुद कंपेयर करने हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन दैट आई हैव डन। ठीक है, कुछ बातें अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर वो हम डिस्कस करेंगे, बट बाकी उसके अलावा मैंने सब कुछ आपको वैसे पढ़ा दिया इन एंथैल्पी चेंजेस। अच्छा, मूविंग ऑन टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को देखने के लिए यू विल हैव टू रीविजिट रिएक्शन काइनेटिक्स फ्रॉम A2। तो आपने जो रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ी है A2 के लिए, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, वो हमें दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी, और वो हमें अच्छे तरीके से आनी चाहिए फॉर डूइंग द P5 क्वेश्चंस फॉर दिस। अच्छा, रेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट? P5 कितना चलना है, और आज डिस्कस करता हूं और कितना मेरा जो है वो है, कितना मुझे स्कोर चलाना है, बट ज्यादा दिन नहीं चलना, बस खत्म हो जाना ही है, मे बी 4-5 डेज मोर, उसके बाद नहीं। एंड मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ईद ब्रेक के बाद मजीद P5 नहीं कराऊं। इट इज द concentration of product formed divided by time। well, it could be concentration of product or it could also be concentration of reactant। ठीक है नी? So the definition is change in concentration। जो concentration में change आ रहा है, that divided by the change in time। ठीक है, it is defined as the change in concentration over the time taken। yes, ईद पर ब्रेक मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये होता है रेट। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब ज्यादातर मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हार्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें अगर आपको याद हो कि वो सोडियम थायोसल्फेट की मदद से वो कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन कर रहा था जब ब्लू हो रहा है सॉल्यूशन, सो एंड सो नॉट, एंड वी सॉ दैट दैट वाज अ वेरी वेरी हेफ्टी, बड़ा ही मुश्किल अजीब सा सवाल था वो। ठीक है, इट वाज वेरी हार्ड टू फॉलो अलोंग, एंड इट वाज आल्सो हार्ड ऑन द चाइल्ड एज वेल, क्योंकि बड़ा मुश्किल था, बड़ी बहुत ही उसने दिमाग लगा के एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर निकाला था। ठीक है, सो नॉर्मली जब हमारे पास रेट्स वाले सवाल आते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई नहीं होता कि हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस कर रहे हो। कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हार्ड टू मेजर व्हेन कोई रिएक्शन हो रहा हो, व्हेन सम रिएक्शन इज हैपनिंग, देन टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्शन इज अ पर्टिकुलरली हार्ड थिंग। तो देयरफॉर हम कॉन्सेंट्रेशन के बजाय हम और चीजें जो है वो मेजर करते हैं। वी ट्राई टू मेजर अदर थिंग्स विद रिगार्ड्स टू कॉन्सेंट्रेशन। क्या भाई, कॉन्सेंट्रेशन के कुछ ऐसी चीजें निकाल लेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन के बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ताकि हमें रेट पता चल जाए। सो what do you think are things that can change when a reaction is happening and can help us to measure the rate? कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जैसे चेंज कर सकते हैं रिएक्शन के होने पे, जो हम अगर मेजर कर ले तो हम रेट निकाल सकते हैं उनके रिलेटिव? मास, वॉल्यूम, यस, वेरी गुड। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मास। यू गाइस आर करेक्ट। एक तो आप कर सकते हो चेंज इन मास भी ले सकते हो, यू कैन यूज द मास। इसके अलावा यू गाइस आर सेइंग वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट्स आल्सो करेक्ट। और इसके अलावा एक सेकंड में चैट देख लूं। वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन तो मेजर नहीं कर पा रहे ना। इसके अलावा पीएच हो गया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, यू कैन आल्सो मेजर द पीएच। रेट, चेंज इन मास, चेंज वॉल्यूम एंड देन पीएच। और कोई चीज? मास ऑफ सॉलिड फॉर्म, हाँ, चेंज इन मास हो गया। एनीथिंग एल्स? color, very good। there is a very important kind of technique that is known as colorimetry। ठीक है, वो भी हम स्टडी करेंगे एक दो पास्ट क्वेश्चंस के थ्रू। सो कलर अगर चेंज कर रहा हो, कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसका कलर चेंज करता है, तो उस हिसाब से भी हम रेट मेजर कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स यू गाइस थिंक? वेल, द लास्ट थिंग इज गोइंग टू बी कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी भी चेंज कर सकती है विद रिगार्ड्स टू व्हेन अ रिएक्शन इज हैपनिंग। तो ये कुछ मोटी मोटी 5-6 चीजें हैं जो चेंज कर सकती हैं। यस, सनी प्रेशर भी हो जाएगा, लेकिन वो वॉल्यूम ऑफ गैस से ही, दैट इज वेरी वेरी क्लोज। ठीक है, तो गैसेस का वॉल्यूम मेजर कर लो या तो प्रेशर मेजर कर लो, तो वही की बात मुतबादिल हो जाती है। सो दीज आर आल्सो वेज बाय व्हिच यू कैन मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ऑब्वियसली इट इजंट गोइंग टू गिव यू द चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम, लेकिन ये आपको दे देगा फॉर एग्जांपल ग्राम पर सेकंड, ये दे देगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, वो दे देगा पीएच पर सेकंड, वो दे देगा कलर पर सेकंड हो जाएगा, कंडक्टिविटी पर सेकंड, एंड सो ऑन। सो यू कैन टेक एन आइडिया ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। पूरा रेट हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम रेट का आइडिया जरूर ले सकते हैं। ठीक है जी। I know moles once again, moles कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट? सो दैट इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। कंसंट्रेशन भी निकाली जा सकती है, कैलकुलेशन है, फर्दर एक स्टेप आ जाता है ना। सो इफ तुम्हें अगर एक मोटे मोटे हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना हो, तो वी नॉर्मली फोकस ऑन दीज 4 to 5 थिंग्स। दीज कैन हेल्प अस
measure the rate of reaction, मतलब get a general idea of what is happening to the rate. ठीक है, मोल्स वगैरह, मोल पर डीएम क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह, वो है असल जो वेरी कर रही होती है. ठीक है, बट दीज थिंग्स व्हिच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट दे कैन आल्सो गिव अस द आइडिया ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एंड हम ज्यादातर इनकी मदद से करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी. अच्छा, देन हमारे पास क्या है, हाउ डू वी मेजर पीएच ऑफ एन ऑनगोइंग रिएक्शन? पीएच मीटर होता है. यस एग्जैक्टली, यू गॉट अ pH meter. You can measure the pH of the solution. जो H plus concentration होगी वो pH meter measure करके आपको बता सकता है. ठीक है, अच्छा, देन लेट्स डिस्कस के क्या क्या तरीके हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने एक रिएक्शन रखूं, मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं, कैल्शियम सॉलिड प्लस HCl गैस इज इक्विवेलेंट टू CaCl2 सॉलिड प्लस H2 गैस. तो कैन यू डिवाइस an experiment or tell me what we should be measuring to measure the rate of reaction for this equation? हम कैसे इस रिएक्शन के होते हुए इसका रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं? वेरी गुड. सो देयर वुड बी, एक तरीका है वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म्ड. ठीक है, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस नहीं, मेजर द वॉल्यूम. दैट वुड बी अ मच मोर कॉन्क्रीट मेथड. हमने वॉल्यूम चाहिए. यस, सो यू कैन मेजर, नंबर 1 यू कैन मेजर वॉल्यूम ऑफ H2 gas and at regular intervals. क्योंकि हमें इसका क्या करना है, हमें इसका प्लॉट बनाना है. So measure volume of H2 gas at regular intervals. अच्छा, और दूसरी चीज क्या हो सकती है? What other thing can happen? I think Hala gave us that. और भी कुछ बच्चे दे रहे हैं. Mass of PPT, not the mass of the PPT, because mass of PPT who is going to be there, जो PPT को scoop up कर करके बार बार उसका mass measure कर रहा होगा. So a better thing would be to measure mass of solution at regular intervals. ठीक है, so not just the PPT के बजाय पूरा जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है, जो आपका पूरा बीकर है, उसका मेजर कर लो मास एट रेगुलर इंटरवल्स. वो चेंज कर रहा होगा एट रेगुलर इंटरवल्स. और वो क्यों चेंज कर रहा होगा? बिकॉज बाकायदा एट एवरी सेकेंड आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम H2 गैस विल बी गेटिंग लिबरेटेड आउट. ठीक है, तो एक तो तरीका यह है कि तुम H2 गैस जमा करो और गैस सिरिंज में देखो कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है पर यूनिट टाइम की बेसिस पे. या तो तरीका क्या है कि तुम H2 गैस को ऐसे ही उड़ने दो हवा में, और जो वो बीकर है या तुम्हारा जो रिएक्शन वेसल है उसका मास मेजर कर लो एट रेगुलर इंटरवल्स. सो दीज आर द टू कॉन्क्रीट मेथड्स ओवर हियर. सो मेजर मास ऑफ सॉल्यूशन एट रेगुलर इंटरवल्स. These are two ways by which you can, for example, measure the rate of reaction for this reaction. ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक जनरल प्लॉट करके दे दो, कैसा बनेगा हमारा प्लॉट? मास से कैसे पता चलेगा? रिएक्टेंट भी तो सॉलिड था. हाँ, लेकिन अल्मा H2 गैस ओढ़ रही है ना. देखो, जो तुम्हारा जो ये चीज है, ये पूरा सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, कुछ H2 गैस भी बन रही है. H2 गैस हवा में उड़ रही है, तो कुछ मास अल्मा we are losing all the time. So therefore you can measure the mass of the solution, वो decrease कर रहा होगा per unit time के basis पे. ठीक है, अच्छा, which is more preferable? हाला, both are good methods. और कोई सवाल? pH change भी possible है. Yes, even in fact you can even say that there is a pH change भी possible. You can say that as well. Solution क्यों नहीं है भाई? ये HCl क्या होगा? HCl गैस क्यों लिखा हुआ है? My bad, it should not have been gas. ये गलत हो गया. This should have been aqueous. और ये भी aqueous होना चाहिए था. इक्वेशन गलत लिख दी भाई मैंने. एक सेकंड. Aqueous. This is the reaction. HCl गैस का कैसे रिएक्ट होगा? ये है, दिस इज द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन का हम मेजर कर रहे होंगे. HCl एक्वियस था और CaCl2 एक्वियस बन रहा है. एक और चीज बताइए हमने अब्दुल्ला ने कि आप जो है वो pH भी मेजर कर सकते. दैट्स नॉट अ बैड वे. HCl की न्यूट्रलाइज हो रहा होगा ना, क्योंकि जब कैल्शियम रिएक्टर होगा, सॉल्ट बन रही है, तो HCl यूज अप होता जाएगा, H+ की कंसंट्रेशन गिरेगी, pH गिरेगी, मतलब pH बढ़ेगी, ऑब्वियसली 7 तक जाती जाएगी. तो यू कैन आल्सो मेजर द pH. ठीक है, सो दीज आर सम गुड मेथड्स बाय व्हिच यू कैन मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन. अच्छा, अब आ जाते हैं ग्राफ पे. हाउ डू यू थिंक द ग्राफ वुड लुक लाइक? अगर मैं वॉल्यूम ऑफ H2 गैस मेजर करूं एट रेगुलर इंटरवल्स, तो ग्राफ की शक्ल कैसी होगी? वेरी गुड हाला. If we are measuring the volume of H2 formed, ग्राफ की शक्ल कैसी होगी? Increase per constant. Yes, exactly. So Hala and Saneem are telling me the graph would look something like this, है ना? Something like this. It increases and then it plateaus off, it gets constant, right? I hope everyone means the same thing. So we can, for example, measure the volume of H2 gas. और जब मैं volume of H2 gas measure करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा मेरा ग्राफ.
कि शुरू में तो मेरे पास बहुत ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, आई विल गेट शुरू में बहुत रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन कम होते 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 बिल्कुल जीरो हो जाएगा, राइट। रिमेंबर दिस थिंग दैट ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपने याद रखना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ग्रेडियंट इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन, द ग्रेडियंट ऑफ, आप जो भी ये ग्राफ प्लॉट करोगे इसका जो ग्रेडियंट आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं मास ऑफ सॉल्यूशन मेजर कर रहा होता तो मास ऑफ सॉल्यूशन वुड हैव, उसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन रहा होता हमारे पास, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ मास होगा पहले और फिर वो डिक्रीज कर रहा है बिकॉज H2 लिबरेट आउट हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है, एंड इवेंचुअली जब आपका रिएक्शन स्टॉप होगा तो आपकी मास जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो मे बी वी कुड हैव द मास ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ लाइक दिस। सो मास ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा, now I'm giving you some more certain things over here, ठीक है। volume of H2 gas, this is being measured in centimeter cube and mass of solution is being measured in grams, ठीक है। अच्छा, now one other very very important thing with regard to P5, अब A2 केमिस्ट्री, P4 में तो वो रेट ऑफ रिएक्शन आपको किसी भी टाइम इंटरवल पे पूछ सकते हैं, इसमें भी किसी भी टाइम इंटरवल पे आपको पूछा जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन जब हम मतलब when we're trying to for example work out the order of a reaction, order क्या था, उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर क्या है रेट ऑफ उस रेट इक्वेशन में, राइट। आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस फ्रॉम रिएक्शन करनी, इसी साल पढ़ा आप लोगों ने। सो उस चीज का पावर क्या है, उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर क्या है इन द रेट इक्वेशन। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट दोज, हम रेट इक्वेशंस निकालना चाह रहे हो कि रेट इक्वेशंस क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे वैरी कर रहा है, उस केस के लिए वी आर मोर कंसर्न विद द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इस पूरे ग्राफ से हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको बोलूं कि भाई मुझे 5 सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के बता दो, तो यस यू वुड ड्रॉ अ टेंजेंट एट 5 सेकंड्स एंड यू वुड डिटरमाइन इट्स रेट टू वर्क आउट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 सेकंड्स। बट इफ आई एम कंसर्न्ड विद द रेट इक्वेशन और हमें ये निकालना हो कि x क्या है, y क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रेट, ठीक है, वो क्या है, उसके लिए हम हमेशा कंसर्न होते हैं विद द इनिशियल रेट्स, ठीक है। यानी मेरा मेन फोकस होगा कि मेरा इनिशियल रेट यहाँ पे कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल रेड वाले ग्राफ में मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल टाइम t इक्वल्स टू 0 पे टेंजेंट बनाऊं, और ब्लू वाले ग्राफ में भी मैं बिल्कुल टाइम t इक्वल्स टू 0 पे टेंजेंट बनाऊंगा। ये मेरे मेन फोकस होंगे जब मैं अपनी रेट इक्वेशन डिटरमिन करने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज वी आर कंसर्न विद द इनिशियल रेट्स। जब हम रेट इक्वेशन डिटरमिन करना चाह रहे हैं, हम इनिशियल रेट्स का हमारा ज्यादा फोकस होता है, बिकॉज बाद में रेट्स जो भी हैं वो डिफर कर भी रहे हैं, उसका मसला नहीं, लेकिन इनिशियली हमेशा आपकी वैल्यूज प्रॉपर आएंगी, दे विल ऑलवेज बी द प्रॉपर एंड दे विल बी द मोस्ट हाईएस्ट वैल्यूज आउट ऑफ द यस टू फाइंड ऑर्डर। इफ यू वांट टू फाइंड ऑर्डर, या फिर जनरली वी आर मोर कंसर्न्ड विद द इनिशियल रेट्स, इट्स बेटर टू कंपेयर द इनिशियल रेट्स देन टू कंपेयर रेट्स फॉर एग्जांपल एट अदर टाइम्स। पूछा जा सकता है आइनून क्या इस टाइम पे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दे दो, लेकिन कंपैरिजन के लिए इट्स नॉट अ गुड पॉइंट, ठीक है। किसी और टाइम से ज्यादा अच्छा पॉइंट हमेशा होता है कि तुम टाइम t इक्वल्स टू 0 वाले रेट्स कंपेयर करो, ठीक है। सो यू कैन वर्क आउट द रेट ऑफ दिस ग्राफ, द रेट विल इक्वल्स टू, एक सेकेंड बता रहा हूं। सो दिस ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट विल गिव अस द रेट, और रेट के यूनिट्स क्या होंगे, अगर मैं रेड वाली ग्राफ का ग्रेडियंट निकालूंगा तो रेड वाली ग्राफ के यूनिट्स क्या होंगे, नॉट मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, लुक वेरी क्लोजली, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो है ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन तो है ही नहीं रेड वाला ग्राफ, नॉट पर सेकेंड आइदर, क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्या होगा भाई, ग्राम पर सेकेंड ना। व्हाट इज द रेड वाला ग्राफ, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, द मास ऑफ सॉल्यूशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो रहा है, दिस विल कम आउट टू बी द रेट इन ग्राम पर सेकेंड, सिंपल इजी पीजी, ये ग्राम्स का है ना प्लॉट, तो ग्राम पर सेकेंड पे आपके पास रेट निकल आएगा। इसका किस चीज में निकलेगा, आप सही जवाब देना, डोंट टेल रॉन्ग आंसर। नहीं नहीं सनीम, अगर तुमने ग्राम प्लॉट किया है, अगर ये प्लॉट ग्रामिश का है मेरा बच्चा सनीम, तो फिर ये ग्राम पर सेकंड में ही देगा, इट कांट गिव यू इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ब्लू वाला ग्राफ है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में देगा, ठीक है। सो इट विल गिव यू सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। जो ग्राफ जिसके लिए बनाओगे दैट विल गिव यू दैट यूनिट्स, ठीक है। मैंने अभी दोनों एक ही जगह बना दे, ऐसा हो नहीं सकता, आप मास और सेंटीमीटर क्यूब वाला ग्राफ एक ही जगह पे बना नहीं सकते हो, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही हो, ये ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने दोनों ग्राफ एक साथ एक ही ग्राफ पेपर बना दिए, दैट वुड बी रॉन्ग, ग्राम्स और सेंटीमीटर क्यूब एक बराबर नहीं होती चीज,
आई हैव जस्ट ड्रॉन इट टू शो यू द कंसेप्ट। ये एक अलग ग्राफ है रेड वाला, और ब्लू वाला अलग ग्राफ है, ठीक है जी। रेड वाले का ग्रेडियंट लोगे तो आपको मिलेगा रेट इन ग्राम पर सेकंड, ब्लू वाले का लोगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज सम मोर थ्योरी विद रिगार्ड्स टू दिस कि भाई हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमिन करेंगे, कौन सा बेस्ट पॉइंट डिटरमिन करने का, एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगर मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू फॉर एग्जांपल ए, तो आपको याद होगा आपको एक टेबल बना के दिया जाता था और आप उसमें से दूसरे वाले रिएक्टेंट की ऐसी वैल्यूज ढूंढते थे जिसमें वो कांस्टेंट रह रहा हो, ठीक है। सो इधर भी वही चीज हो सकती है, यू कुड बी गिवन अ टेबल जिसमें दूसरा वाला रिएक्टेंट आप कंसंट्रेशन उसकी कांस्टेंट रख दो और इस वाले को वेरी कर करके इनिशियल रेट्स देख लो क्या आ रहे हैं क्या नहीं, एंड द सेम वर्किंग, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि फॉर एग्जांपल ए दिया हुआ है, इसकी 2 थी, फिर हमने इसकी 4 कर दी, बी दिया हुआ है, इसकी 2 थी और 2 ही रहने दी, और रेट तुम लोगों को बताया हुआ है कि जो है वो पहले जो था वो 5 था और फिर 10 हो गया, तो तुमने निकाल लिया, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इन दोनों को चूज करके तुमने कहा ठीक है ये 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो उसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर, राइट, यू डिड दिस। सो सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीज होती है कि आप बी को कांस्टेंट रख दो, कीप द अदर रिएक्टेंट बी कांस्टेंट, और ए को वेरी करके इनिशियल रेट मेजर कर लो, इनिशियल रेट क्या आ रहा है, और फिर रेट और इसको कंपेयर करके देख लो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि बी को यहां से एक्सेस रख के बी को प्लॉट ही ना करो, बी को देखो ही नहीं, बी को कंप्लीटली एक्सेस कर दो, ठीक है, कि बी की वजह से कोई वेरिएशन आए ही ना, तो फिर आप सीधा सीधा फिर ए के हिसाब से देख के ही क्या कर सकते हो, अच्छा 2 से 4 जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 है, रेट भी मल्टीप्लाई बाय 2 है, ए का फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो बी मालूम हो बी को कांस्टेंट रख दो, या फिर बी को एक्सेस कर दो और फिर सिर्फ ए के हिसाब से देख लो, बोथ आर वैलिड तरीके, ठीक है। या तो आपको जो है वो कि बी इन एक्सेस, यू विल हैव टू कीप बी इन एक्सेस और कीप बी कांस्टेंट, ठीक है, तो कीप बी इन एक्सेस और कीप बी कांस्टेंट। अगर एक्सेस में रखोगे तो बहुत ही आसान है, और अगर कांस्टेंट रखोगे तो फिर बस दो रीडिंग्स कंपेयर करके बस देखना होगा बस क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। देन अदर थिंग इज कीप टेम्परेचर प्रेशर सरफेस एरिया कांस्टेंट एज दीज अफेक्ट व्हाट। इस रेट इक्वेशन में टेम्परेचर प्रेशर सरफेस एरिया क्या चीज अफेक्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं क्या ये चीजें, अब्दुल्ला यही तो बोल रहा हूं, अगर समटाइम्स बोथ ए एंड बी चेंज, वो तो वो P4 का कंटेंट है, वो तो हम ईआरडी पास करेंगे, तो मैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको तब दिखाऊंगा, ठीक है। अगर तुम्हें देखना है तो यू कैन वॉच द रिएक्शन काइनेटिक्स की वीडियोस गूगल क्लासरूम पे डली है, यू कैन वॉच दैट, उस केस में क्या करना था वो भी समझ में आ जाएगा तुम्हें। बट यहाँ पे P5 में एक्सपेरिमेंट करते हुए वैसी केस नहीं आएगी तुम्हारे पास, ठीक है। सो रिमेंबर द फैक्ट कि आपके पास की टेम्परेचर प्रेशर सरफेस एरिया कांस्टेंट एज दीज अफेक्ट के, दे कैन अफेक्ट के इन दी रेट इक्वेशन। ये याद रखना है कि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को चेंज नहीं कर सकते, टेम्परेचर प्रेशर सरफेस एरिया ए को नहीं बदल सकता, इस कांस्टेंट को बदल नहीं सकता, इस बी को नहीं बदल सकता, ये तीनों के तीनों सिर्फ और सिर्फ के को चेंज करते हैं, राइट। सो रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल, एंड देयरफॉर हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट थिंग नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, so you should know okay I need to control the temperature, I need to control the pressure, I need to control the surface area and so on so forth, ठीक है। कंट्रोल क्या करनी है चीजें, वैरी क्या करनी है चीजें, मेजर क्या करनी है चीजें, यहाँ पे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। इज दिस पेज क्लियर, कोई परेशानी इसमें। आज गर्मी ज्यादा हो रही है, मेरा गला पहले से सूख गया आई फील लाइक आज जल्दी खत्म हो गया पानी जिसम में। अच्छा, प्रोपानोन CH3 और CH3 is an organic liquid which is soluble in water. Aqueous propanone reacts with aqueous iodine. The reaction is catalyzed by H plus ions. Aqueous propanone reacts with aqueous iodine to produce this thing and it is catalyzed by H plus. ठीक है, तो इधर जो कैटलिस्ट आपका इस्तेमाल हो रहा है वो H plus इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। An experiment is carried out using the following solutions. 1 mole per dm cube 25 cm cube का propanone, 1 mole per dm cube 25 cm cube का H2SO4 और 0.2 mole per dm cube और 50 cm cube of I2, ठीक है। The solutions are mixed to start the reaction. At certain time intervals, a 10 cm cube portion of the mixture is withdrawn and transferred to a conical flask containing excess sodium hydrogen carbonate. This prevents any further significant reaction taking place by removing the H plus ions. The concentration of unreacted I2 in each 10 cm cube portion of the mixture can then be determined by titration with aqueous thiosulfate ions. तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का ही सवाल है और वही कॉम्प्लेक्स वाला सवाल आ गया। क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन चल रहा होगा, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल से क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे 10 cm क्यूब के सैंपल को, उसमें NHCO3 डालेंगे ताकि एसिड हट जाए पूरा का पूरा, और फिर उसकी टाइट्रेशन करेंगे, मालूम करेंगे कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी आपके पास I2 की, ठीक है।
एंड इसी तरह स्पेसिफिक इंटरवल्स पे ले लेके जल्दी जल्दी टाइट्रेशन करके आयोडीन एक्वियस की कॉन्सेंट्रेशन निकालते जाएंगे, कितने टाइम पे क्या चेंज आ रहा था इस, ठीक है। State the size and type of apparatus needed to prepare a suitable volume of a standard solution of 1 mole per dm cube CH3COCH3 from liquid propanone. Calculate the mass of propanone needed to prepare the standard solution. So what thing should we be using to produce this standard solution? Very good. You should be using always, आपका जो solution बनाया जाता है, it is always made in a volumetric flask. और volumetric flask की capacity क्या होती है? 250 cm cube. Okay, 25 cm cube नहीं, 250 cm cube. You will use a 250 cm cube volumetric flask. अब बोला जा रहा है हमको कि मास निकाल दें जिसकी मदद से आप 250 सेंटीमीटर क्यूब का जो है वो क्या बना लोगे, आप सॉल्यूशन बना लोगे। तो हमने किया है, क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें मोल्स निकालने होते हैं, ठीक है। मोल्स कैसे निकलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से निकलेंगे। if I want to make a 1 mole per dm cube का solution, so therefore 1 mole into volume क्या है हमारे पास, 250 into 10 की power minus 3, so this many amount of moles is needed. What is that? 0.25. I need 0.25 moles of propanone. Now I can work out कि मुझे इसके लिए mass कितना चाहिए होगा, because mass equals to moles into mr. So I can multiply 0.25 by the mr of propanone to work it out. तो propanone का mr क्या हो जाएगा, 12 into 3 plus 3 plus 3 6 plus एक oxygen, तो 16, and we should get our answer. What is the mass needed? 14.5 grams of propanone will be needed to produce this concentration of propanone of 250 cm cube. कोई परेशानी इस सवाल में? Anything that is bothering you? आ रहा है? Okay, good. Solutions A, B, okay. Solutions A, B and C need to be added in a specific order. Sir, repeat कर दे, अब्दुल्ला repeat कर दूं ये part. अब्दुल्ला मेरा बच्चा, हमने क्या किया है, उन्होंने बोला था कि तुम्हें जो है वो 1 मोल पर डीएम क्यूब का सॉल्यूशन चाहिए। दे नीड, व्हाई नॉट टेक 10 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज़ मेरा बच्चा तुम्हें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब तो पोर्शन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब का पोर्शन निकल रहा है, ठीक है। जब वो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा होगा, मतलब जब वो रिएक्शन हो रहा है तो तुम उसका 10 सेंटीमीटर का पोर्शन निकाल निकाल के उसको टाइट्रेट कर रहे हो। दैट्स नॉट व्हाट वी आर ट्राइंग टू फॉर्म। वी आर वांटिंग टू फॉर्म प्रोपेनोन का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 250 सीएम क्यूब का, ठीक है। वी आर वांटिंग टू फॉर्म 250 सीएम क्यूब का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये हमें बनाना है, ठीक है। उसमें से फिर हम 25-25 सीएम क्यूब के सैंपल लेते जाएंगे CH3COCH3 के, ठीक है। देखो, जब भी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाओगे ना, वो 250 सीएम क्यूब का ही होगा। मैंने बताया था जब इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है तो फिर उसका पहले आप 250 सीएम क्यूब का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाओगे, मजीद अगर इससे कम चाहिए तो फिर उसको डाइल्यूशन करनी पड़ती है। याद है ये सब चीजें हमने पहले पहले डिस्कस किया, बिल्कुल शुरू शुरू में, ओवर ईयर। आई डोंट रिमेंबर कहाँ था, इतनी आगे होगा पता नहीं कहाँ, इट वाज समवेयर ओवर ईयर इफ यू रिमेंबर। ये जो मैंने दो तरीके आपको बताए थे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से बनाने के सॉल्यूशन, ठीक है जी। सो एक तरीका था मेथड ऑफ मेकिंग सॉल्यूशन फ्रॉम मास। क्या करते हो तुम, ये निकालते हो मुझे कितने मोल्स चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम का वॉल्यूम करके मोल्स आ जाते हैं, फिर उस मोल्स की वजह से तुम मास निकाल लेते हो, और फिर वो मास डाल देते हो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, फिर 250 ml का पानी डालते हो, एंड जो भी हम देखते हैं ट्रांसफर वॉशिंग वगैरह जो भी लिखते हैं। और फिर दूसरा मेथड डाइल्यूशन, अगर तुम्हें उस बड़ी कॉन्सेंट्रेशन को छोटी कॉन्सेंट्रेशन तब्दील करना है तो उसको डाइल्यूट कर दो, फिर उसको C1V1 इक्वल टू C2V2 से करते हो, राइट। सो सिमिलरली ओवर हियर मैंने एग्जैक्टली वही चीज करी है। आई नीड टू मेक अ 1 मोल पर डीएम क्यूब, और मैं कभी भी 10 सेंटीमीटर क्यूब का नहीं रखूंगा। आई विल नेवर एवर मेक सॉल्यूशंस दैट आर ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम क्या होगी अब्दुल्ला, उसमें परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा आएगा। सो आई विल ऑलवेज मेक थ्रू अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 सेंटीमीटर का सैंपल। पहले मैं 250 सेंटीमीटर का बनाऊंगा, फिर उसमें से जितना भी मुझे चाहिए होगा मैं उस हिसाब से पिपेट से या तो ब्यूरेट से या तो मेजरिंग सिलेंडर से निकालूंगा बाहर, ठीक है। बट मेरा बनेगा हमेशा 250 सेंटीमीटर क्यूब का ही, बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 सेम क्यूब के ही आते हैं। 100 सीएम क्यूब भी आते हैं, लेकिन मोर कॉमन इज 250 सीएम क्यूब। अच्छा, solutions A, B, and C need to be added in a specific order, and the clock started as the third solution is added. Suggest the best order of adding the solutions. So solution A है, solution B है, solution C है। किस ऑर्डर में मुझे इनको डालना चाहिए है अपनी रिएक्शन मिक्सचर, अपने रिएक्शन जो भी रिएक्शन फ्लास्क है, वेसल है, व्हाटएवर इट इज, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ एडिंग देम इन द सॉल्यूशन?
H2SO4 last. Okay. ACB. सही है. So you guys are saying put the catalyst in last. ऐसा ही है. और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जैसा लिखा हुआ वैसे ही दे दो भाई. कैटलिस्ट लास्ट में डालेंगे. You're wrong. Never ever ever put the catalyst in last. ठीक है. कैटलिस्ट पहले ही डालेगा because it needs to ensure that the जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो उसी वक्त से कैटलाइज हो रहा हो रिएक्शन. इट्स नॉट लाइक रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है फिर कैटलिस्ट मिलाओगे तो फिर मतलब डोंट यू हैव टू स्टार्ट द क्लॉक व्हेन द रिएक्शन इज ऑलरेडी हैपनिंग एट इट्स हाईएस्ट पेस. ठीक है. कैटलिस्ट बाद में अगर अपने उसने जान पकड़ी बाद में अगर डाला तो उसको फिर स्टिर करने में देर लगी और तुमने टाइम स्टार्ट कर दिया तो फिर गलत आएगी रीडिंग. ठीक है. सो मेरे हिसाब से द बेस्ट वे इज टू जस्ट ऐड देम एज दे आर रिटन. ए बी सी की तरह ही डाल दो. एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज असल में रिएक्शन किसका है? ए और सी का है. ए और सी का है. ठीक है. सो ए डलेगा पहले कैटलिस्ट डलेगा फिर उसमें और दोनों को मिक्स कर लिया जाएगा अच्छे तरीके से. या बी ए भी कर सकते हो. यू कैन आल्सो राइट बी ए बी या बी ए दोनों इंटरचेंजेबल है. बोथ आर ओके. सी एंड में डलेगा. क्यों? बिकॉज सी रिएक्टेंट है. इन दोनों में से कोई ना कोई एक रिएक्टेंट आप आखिर में डालोगे. ठीक है. और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बिकॉज वो मतलब तुम्हें टाइम स्टार्ट करना है व्हेन यू ऐड दैट. तो अगर तुमने पहले से डाल दिए दोनों रिएक्टेंट्स मिला दिए और फिर कैटलिस्ट डाल रहे हो तो रिएक्शन तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका है. तुम्हारा टाइम गलत टाइम पे स्टार्ट हुआ है. ठीक है. सो ऑलवेज मेक श्योर अगर तुम्हारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं तो टाइम जब स्टार्ट हो जब तुम रिएक्टेंट डाल दो. दोनों रिएक्टेंट जब मिक्स हो जाए तब टाइम स्टार्ट. ठीक है. सो मेरे हिसाब से द मोस्ट प्लॉजिबल वन इज जस्ट राइट ए बी एंड सी. आप ए बी एंड सी डाल दो. ए और सी रिएक्ट कर रहे हैं. बी कैटलिस्ट सॉल्यूशन में पहले से होना चाहिए है. ठीक है. और ए और सी रिएक्टेंट्स हैं ताकि जब आप अपना टाइम स्टार्ट करो तो ए और सी दोनों आपस में मिले हुए हो. देयर मस्ट नॉट बी एनी टाइम डिले बिटवीन यू स्टार्टिंग द क्लॉक एंड द रिएक्शन स्टार्टिंग. ठीक है. उसके बीच में कुछ टाइम नहीं गुजरना चाहिए. आपकी टाइम स्टार्ट हो तो आपका क्या होना चाहिए? आपका जो है वो रिएक्शंस भी सबमर्ज होना चाहिए. दोनों में मिले हुए होना चाहिए. ठीक है. इज दिस क्लियर? BAC will also be correct. Even in fact, CBA will also be correct. बस दोनों जो reactants हैं वो extreme positions पे होने हैं. The reactants need to be at the extreme positions. वो दोनों साथ नहीं हो सकते. ठीक है. मतलब BAC भी करेक्ट है. मतलब इट्स जस्ट दैट कि एक रिएक्टर हमेशा एंड में डले. दोनों रिएक्टेंट मतलब one of the reactants must be at the last. Catalyst last में नहीं. That's the answer to this. The catalyst should not be in the last. Is it clear मेरे बच्चों? आगे चलो इससे. अच्छा. Each 10 centimeter cube portion of mixture removed from the main reaction is added to a separate solution of sodium hydrogen carbonate in a conical flask to remove H plus ions. Which piece of apparatus should be used to transfer 10 centimeter cube portion of mixture to the conical flask? Not a measuring cylinder. A pipette. And what should be the आपके पास जो नहीं चाहिए? It should be a 10 centimeter cube pipette. ठीक है. You will use a pipette because you need exactly 10 cm cube. इसकी आप titration करो. ठीक है. So very important you do this. अच्छा. Then they're asking you suggest two reasons why NaHCO3 aqueous is preferred to NaOH aqueous as the reagent used to remove H plus aqueous ions. ठीक है. So they are asking you why are we using NaHCO3 and why not NaOH? दोनों H plus हटाएंगे, दोनों कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो NaHCO3 यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं ओवर NaOH? Why are we not using NaOH? CO2 produced, very good. That's a very good answer. CO2 प्रोड्यूस होगी NaHCO3 में. CO2 प्रोड्यूस होगी NaHCO3 में क्योंकि जब रिएक्शन होगा एफरवेसेंस होगी. जब खत्म हो गया तो उसका मतलब है सारा हमारा H plus न्यूट्रलाइज हो गया. राइट. So that's one of the good answers. Okay, carbonate will produce effervescence when all of the H plus is neutralized. The effervescence will stop. So we will know that all of the H plus has stopped. फिर दूसरा बोल रहे हैं NaOH will react with I2. How? NaOH I2 के साथ react कैसे करेगा? I think there is a much more better reason behind this. Look at propanone. Propanone को देखो और फिर NaOH और I2 को सोचो. Propanone plus NaOH plus I2. इसके बारे में सोचो. इसके बारे में क्या होगा? If I add propanone, sodium hydroxide and I2, all three together, iodoform reaction हो जाएगा. Can you see that this is a methyl ketone? The biggest problem over here in using NaOH या फिर alkaline aqueous iodine is because this is a methyl ketone.
रिएक्शन ही अलग होना शुरू हो जाएगा, आपके पास आयोडोफॉर्म बनना शुरू हो जाएगा अगर आप NaOH को इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, राइट? सो देयरफॉर वी आर नॉट यूजिंग NaOH aqueous बिकॉज वरना वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा. So one of the better reasons NaHCO3 will produce effervescence. Reaction complete तो effervescence stop, हमें पता चल जाएगा ठीक है H plus पूरी तरीके से solution में से खत्म हो चुके हैं. और NaOH और भी क्यों नहीं यूज हो रहा? Because otherwise it will give you an iodoform reaction with alkaline aqueous iodine and propanol. These are the two main reasons why you can't use NaOH in this and why NaHCO3 is a better choice. Can you tell me another solution that might be a good choice? NaHCO3 के अलावा और कोई सोल्यूशन जो और अच्छी चॉइस हो सकती है इस केस में H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, एनी अदर ऑल्टरनेट दैट यू कैन थिंक ऑफ? सोच सकते हो कोई और ऑल्टरनेट? बहुत सिंपल है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड यू गाइस इन अ लॉन्ग व्हाइल. नॉट बेरियम हाइड्रोक्साइड, COH. हाउ अबाउट दिस? How about this, right? एक हाइड्रोकार्बन एक कार्बोनेट इस्तेमाल कर लो, right? Why confuse yourselves with other hydroxides and other thing? You know that the carbonate is good thing. एक हाइड्रोकार्बन एक simple carbonate लिख दो, ठीक है? अच्छा, moving onwards, the unreacted iodine in each 10 centimeter cube portion nitrate कर सकते, nitrate H plus को neutralize नहीं करेगा. That's the problem. It will not neutralize the H plus. हमें एसिड को न्यूट्रलाइज भी तो करना है दुआ, है ना? The unreacted iodine in each 10 centimeter cube portion of the mixture is titrated against 0.1 mole per dm cube aqueous thiosulfate S2O3 2- aqueous to determine the concentration of I2 aqueous in the mixture at the time that the 10 centimeter cube portion was drawn. I2 is reacting with H2O3 thiosulfate वाला रिएक्शन आपको दिया हुआ है. A 10 centimeter cube portion of mixture is removed at time t equals to 0. This is before any of these 0.2 mole per dm cube I2 aqueous had reacted. Calculate the volume of 0.1 mole per dm cube H2O3 2- aqueous needed to react with iodine present in this 10 centimeter cube portion of the mixture. तो हमें यह निकालना है कि अगर हम 10 cm क्यूब का पोर्शन निकालें 0.2 मोल पर dm क्यूब I2 aqueous का, तो कितने H2O3 के हमें कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी टू गेट द कंप्लीट रिएक्शन? निहायत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल स्टोइकियोमेट्री. ठीक है, इट्स सिंपल. यू नो दैट द मोल्स ऑफ आयोडीन दैट आर प्रेजेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. ठीक है, ओवरऑल ये जो 0.2 मोल पर डीएम क्यूब था ना, दिस वाज द कंसंट्रेशन ऑफ द आयोडीन इन 50 सीएम क्यूब. ठीक है, लेकिन अगर आप 10 सेंटीमीटर क्यूब का पोर्शन निकालते भी हो, कॉन्सेंट्रेशन इज अ यूनिफॉर्म क्वांटिटी. एक दफा सोल्यूशन बन गया, जब एक दफा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सोल्यूशन बना लिया, तो अब इसके 25 सीएम क्यूब के जितने भी सैंपल ले लो, उन सबकी कॉन्सेंट्रेशन यही आएगी जो आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाई है. कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिफॉर्म क्वांटिटी. अब उसके जितने भी सैंपल्स होंगे, जितने छोटे छोटे टुकड़े भी कतरा होंगे, कॉन्सेंट्रेशन आपकी वही रहेगी. ठीक है, सो ये आयोडीन 0.2 मोल पर डीएम क्यूब ये पूरी सोल्यूशन की थी, राइट? बट मैं अगर इसका छोटा सा पोर्शन मिल लूंगा तो फिर भी मेरी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोल पर डीएम क्यूब ही रहेगी. मजीद उन्होंने हमें ये भी बता दिया था कि अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, तो इट इज सेफ टू अज्यूम दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज दिस, राइट? सो आई कैन वर्क आउट द मोल्स ऑफ आयोडीन. मैं मोल्स ऑफ आयोडीन निकाल सकता हूं एंड दे कैन बी वर्कड आउट यूजिंग कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. Concentration is 0.200 and then volume is 10 centimeter cube, so 10 into 10 to the power minus 3. What is the moles of iodine working out to be? Yes, concentration is वही ना, अगर तुम उसका एक पोर्शन उठा रहे हो, उस पूरे वॉल्यूम का अगर एक तुम छोटा सा पोर्शन लोगे, कॉन्सेंट्रेशन उसकी कांस्टेंट रहेगी. यही तो होता है अब्दुल्ला. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जब हमने एक दफा सॉल्यूशन बना लिया है, तो अब मैं उसके जितने भी छोटे छोटे सैंपल्स भी लूंगा अब्दुल्ला, वो वही कॉन्सेंट्रेशन आएगी. ठीक है, इट विल कम आउट टू बी द सेम कॉन्सेंट्रेशन. सो एक बड़े मिक्सचर में से छोटे छोटे सैंपल लेने में कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करती है. ठीक है, अच्छा, लकी इज गिविंग मी द आंसर. दिस कमिंग आउट टू बी 2 into 10 to the power minus 3 मोल्स. अब हमारे पास आयोडीन के मोल्स आ गए हैं, हमें निकालने थायोसल्फेट के मोल्स कितने हो जाएंगे. सो कैन यू टेल मी द मोल्स ऑफ थायोसल्फेट, व्हाट विल दे बी? 1:2. दे शैल बी 4 into 10 power minus 3. ठीक है, उनके मोल्स हो जाएंगे हमारे पास 4 into 10 power minus 3. Those will be the moles of this
थायोसल्फेट दैट वी नीड, और फिर हमें क्या करना है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम गिव्स अस द मोल्स, सो बेसिकली द वॉल्यूम शैल बी वर्कड आउट यूजिंग मोल्स डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो मोल्स कितने हैं, सॉरी हाँ, मोल्स हमारे पास 4 इंटू 10⁻³ है, और मुझे वॉल्यूम सॉरी मेरी कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहिए थी, मुझे मेरी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.1 मोल पर 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है फॉर थायोसल्फेट। सो आई कैन वर्क आउट व्हाट इज द वॉल्यूम आई नीड फॉर दिस। तो क्या आ रहा है हमारे पास वॉल्यूम, 0.04 डीएम क्यूब आ रहा है, राइट। रिमेंबर concentration is in mole per dm cube, you're getting your volume in dm cube। इस dm cube को हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, multiply by 1000, so you will multiply this by 1000 and you shall get your answer as 40 cm cube का आपको जो है वो सोडियम थायोसल्फेट चाहिए है। so you shall write 40.0 cm cube। ठीक है, कोई परेशानी इस सवाल में, जी मिसबा पूछे। मिसबा वो जो उसमें हुआ हुआ ना वो गलत हुआ हुआ, मैं तुमने जो भेजा था ना मुझे, मेरे अब समझ में आया, हाँ मुझे पता है वो तो गलत हुआ हुआ। ओके, मैं उस सवाल को देखा, पता नहीं व्हाई इज इट रॉन्ग ओवर देयर, हालांकि मैं चेक करके करता हूँ, बट कुछ हो गया होगा बीच में मसले मसाइल। इज दिस क्लियर मेरे बच्चों, कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई। ओके, suggest the name of a suitable indicator to use in the titration and state its color change। what is the indicator in this reaction, starch, right, and what's the color change, not from brown, it is स्टार्च का कलर चेंज क्या होता है, आप जो है वो H2O3 माइनस के साथ टाइट्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो आयोडीन वाज ऑलरेडी प्रेजेंट, H2O3 माइनस डाल रहे हो, आयोडीन जब प्रेजेंट होगा तो आपका कलर होगा ब्लू, और जब आयोडीन कंप्लीटली जो है वो खत्म हो जाएगा, जब थायोसल्फेट पूरा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ब्लू टू ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। इट विल टर्न फ्रॉम ब्लू ब्लैक टू कलरलेस। स्टेट टू वेरिएबल्स व्हिच मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दो वेरिएबल्स आप ऐसे बताएं जो इस एक्सपेरिमेंट में रिकॉर्ड करने चाहिए हैं। कौन से दो वेरिएबल्स हैं विच वी शुड रिकॉर्ड टू वर्क आउट द रेट, एक तो टाइम है, यस परफेक्ट भाई, एक तो आपको टाइम नोट करना है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट हो गया। और क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ H2O3, नॉट द चेंज इन कलर, चेंज इन कलर तो हम देख ही नहीं रहे, वी आर नॉट नोटिसिंग द चेंज इन कलर, वी नीड टू नोट द वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली ये हो रहा है कि जो ये रिएक्शन हो रहा है ना, उसमें फिर आयोडीन बाहर आता है, आयोडीन जो भी आप 10 सेंटीमीटर को पोर्शन लेते हो उसमें फिर कुछ ना कुछ आयोडीन बचा हुआ होता है, तो फिर आप उसकी टाइट्रेशन कर देते हो, उससे आपको पता चलेगा वॉल्यूम ऑफ H2O3 2 माइनस, और ये आपने निकाला है, right? So the meaning, the reason why you're doing this titration is to work out what volume of sodium thiosulfate was needed, ठीक है। तो the volume of sodium thiosulfate is now proportional to the rate of reaction, वो rate of reaction की proportional आएगा। So we're going to say time is 1 and the units of time is seconds, और दूसरा क्या है, volume of sodium thiosulfate, एंड इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, राइट, cm क्यूब। वॉल्यूम वाला समझ नहीं आया, देखो हो क्या रहा है, रिएक्शन हो रहा है अल्मा, ठीक है, दिस इज योर रिएक्शन, द रिएक्शन इज हैपनिंग, ठीक है। अब तुम क्या करते हो अल्मा, तुम लेते हो इसमें से एक 10 सेंटीमीटर क्यूब का पोर्शन, ठीक है, और उसकी टाइट्रेशन कर देते हो, यू डू द टाइट्रेशन, सही है अल्मा, और उससे तुम्हें पता चलता है वॉल्यूम ऑफ H2O3, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद ये तुमने फॉर एग्जाम्पल किया था टाइम टी इक्वल टू 0 पे, तुमने मजीद टाइम टी इक्वल टू लेट से 5 मिनट्स पे तुमने दोबारा से टाइट्रेशन करी, ठीक है, फिर तुमने 10 मिनट्स पे दोबारा से टाइट्रेशन करी, एंड सो एंड सो फॉर्थ, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आयोडीन सबसे ज्यादा था तब सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ H2O3 रिक्वायर्ड होगा, जैसे जैसे आयोडीन रिएक्ट कर रहा होगा सोल्यूशन कम होता जाएगा, तो उतना फिर उस हिसाब से कम कम H2O3 इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हें, एंड देन तुम्हें H2O3 के एतबार से अपना रेट ऑफ रिएक्शन तुम मेजर कर सकते हो, देन यू विल बी प्लॉटिंग वॉल्यूम ऑफ H2O3 अगेंस्ट द टाइम एंड यू विल सी ओके इट इज डिक्रीजिंग लाइक दिस, and that will give you the rate of your reaction, वो आपको रेट की दे देगा आइडिया, whatever you want to take from it, ठीक है। is this clear, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी, till over here, okay। state what must be controlled, क्या चीज कंट्रोल होनी चाहिए इधर, temperature, right, so you should control the temperature change now। अच्छा, और क्या चीज हो सकती है, what other thing could be over here that should not change,
not the pH, not the pH, नहीं pH नहीं, बस मेरे ख्याल से बस यही निकलेगा, और तो कोई इसमें हमें कोई और स्पेसिफिक डिटेल नहीं दी। आई डोंट थिंक वॉल्यूम के लिहाज से कुछ और हमें देखना है, बस यही है, टेम्परेचर ही वन इज द वन। सरफेस एरिया, बट वंस अगेन दो सॉल्यूशंस मिक्स हो रहे हैं, तो सरफेस एरिया कैसा, किस चीज का सरफेस एरिया, ठीक है, सॉलिड्स का होता है सरफेस एरिया। प्रेशर, हाँ वो सब हो सकता है, लेकिन जनरली द बेस्ट थिंग इज टेम्परेचर। थोड़ा सा बैड सवाल फ्रॉम माय, मोल विल चेंज राइट, मोल विल डेफिनेटली ना, मोल्स तो चेंज कर रहे हैं जब भी, तो उस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ H2O3 डिफरेंट डिफरेंट आई जा रही है। सक्सेसिव टाइट्रेशन में वॉल्यूम ऑफ H2 कम हो जा रही है, बिकॉज मोल्स ऑफ I2 तुम्हारी कम हो जा रहे हैं, वो यूज अप हो जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर तुम्हें बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन इज एक्सपेक्टेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर, यूजिंग द एक्सिस बिलो to draw a sketch of how the graph of how the concentration of iodine changes during the experiment, label both axes. तो y axis पे क्या प्लॉट होगा? I need to show the concentration of iodine, how that is changing with time. So I'll have to plot the concentration of iodine on the y axis, and on the x axis I'll have to plot the time, ठीक है। और उसके यूनिट्स क्या होंगे, एक सेकंड। अच्छा, whenever you're labeling this thing ना, जब भी इसको लेबल करो तो साथ इसके यूनिट्स भी लिखा करो। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब में, ठीक है, और ये हो जाएगा टाइम, दैट इज इन सेकेंड्स। एंड ये ग्राफ कैसा होगा, दिस ग्राफ शुड हैव ए कांस्टेंट हाफ लाइफ, ठीक है। तो इफ आई वर टू ड्रॉ दिस प्रॉपर्ली, दिस शुड लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली इसमें ये कैसे पता चल रहा है कि सर मैंने जो है वो कांस्टेंट हाफ लाइफ दिखाई है, तो आपने इसकी फिक्र करनी रहती है। एक सेकेंड, आई एम हैविंग, ठीक है। So this is the reaction and you can say it will have to touch zero, concentration of iodine eventually zero होगी, ठीक है। जब reaction complete होगा तो eventually zero हो जाएगी, and you can say over here इधर ही, क्योंकि time इतना नहीं होता, तो you can say constant half life, just to tell to the examiner that I know what you're asking me, I'm not an idiot, ठीक है। अच्छा, how could the graph be used to prove that the order of reaction with respect to iodine is first order? इस ग्राफ की मदद से कैसे प्रूव करें कि फर्स्ट ऑर्डर है आपका रिएक्शन? वेरी गुड दानियाल। So this is part of your P4. P4 में भी ये सवाल आता है, ठीक है, it comes a lot in P4. So you need to remember this. Half life check होगा, ठीक है, not tangent and find the gradient. Better to do with the half lives, but yes, you can also measure the tangent and find the gradients, और successive points पे gradients work out करके फिर ये देख लो कि rate 1 equal to rate 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, and so on and so forth, ठीक है। But better to, इस केस में the more easier method is this, that just work out 3 to 4 half lives and make sure that they are coming out to be constant, ठीक है। तो जितना भी टाइम लग रहा है एक halving में, वो constant रहना चाहिए आपका। Then a student suggested that the temperature at which the experiment was carried out would affect the order of reaction with respect to iodine. State if the student was correct and explain your answer. He is saying temperature को change करने से order of reaction change करेगा with respect to iodine. Is he correct or is he wrong? And why is he wrong? He is utterly wrong. Temperature only affect K, it cannot affect the order of a reaction. It cannot affect the concentration terms की power. Right? Any problems? कोई परेशानी?